नेता नहीं चाहते कि इंसान आम आदमी पढ़ लिख जाए। अगर पढ़ लिख जाएगा तो उन्हीं नीतियों और उन्हीं पॉलिसीज के ऊपर सवाल करेगा। मुझे दुख होता है इस बात को कह के कि हमारे देश में एजुकेशन लोन मिलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। 2024 तक सेंसेक्स 1 लाख पार पहुंच जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट में पैसा है ही नहीं। तो पॉलिसी बना रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं उनकी कथनी और करनी में मुझे फर्क दिख रहा है। जो वो जनता से कहते हैं पर असल में जब उनकी खुद की मीटिंग्स होती है उसमें वो अलग टोटली विपरीत होता है। सोशल मीडिया को देखते आ रहे हैं, उसी को समझते आ रहे हैं। इनको चाहिए पट मंगनी, मतलब पट प्यार, उनको तो मतलब बहुत फास्ट चाहिए इनको। नोटबंदी की जरूरत नहीं थी, मैं इतना कहूंगा, नोटबंदी की जरूरत नहीं थी। हाँ, आप हायर डिनोमिनेशंस को बंद कर देते, चलो आपने 1000 रुपए को बंद कर दिया, तो लेकिन 2000 रुपए के नोट निकालने का कोई तुक नहीं बनता। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद है। नाम है प्रोफेसर आदित्य हरे कृष्णा। प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और पॉलिटिकल भी पढ़ाते हैं और उनके अलग अलग टॉपिक हैं और एक चैनल भी चलाते हैं। इनके नीचे लिखा हुआ है क्रिएटर सी फॉर योर सेल्फ। तो आप जब आपको इनकी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप जाके इनके चैनल को देखें और उसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सर, आप प्रोफेसर हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंद वॉइस पर। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। देखिए, बहुत आप बहुत काफी सालों से, मुझे लगता है कि काफी एक्सपीरियंस है आपके पास में बच्चों को पढ़ाने का, देश के युवाओं को पढ़ाने का। एक सवाल है आपसे, मौजूदा हालात को लेकर। इलेक्शन का माहौल है और जल्दी हम अपनी जो है लोकसभा का वोटिंग करने जा रहे हैं। पूरा देश करेगा और फिर से देश में एक सरकार बनेगी। यही सरकार रिपीट होगी कि दूसरी सरकार आएगी, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे, पिछले 10 सालों में इस सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है, इंडस्ट्री के लिए क्या किया है, देश की एकता अखंडता के लिए क्या किया है? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सभी चीजों पर देश की बुनियाद टिकी होती है और इन्हीं के जरिए देश तरक्की करता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कमी रही है, कौन सी चीज पूरी हुई है या कुछ और रहना अभी बाकी है? जनता को बताएं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद चाहूंगा आपका कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया बोलने का और अपनी बात रखने का आपने बढ़िया बताया। और मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 2013 से वर्किंग हूँ। 10 साल से ऊपर हो चुके मुझे इस टीचिंग प्रोफेशन में, कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हुए। तो मैंने बच्चों के साथ बातचीत की है, उनके साथ जुड़ा रहा, क्योंकि मेरी जो शायद जो पर्सोना है, बच्चों को लगता है कि हाँ, एक एज अ बिग ब्रदर मैं उनसे मैं रिलेशन रख पाता हूँ। तो अपनी बात वो बच्चे अच्छे से मुझसे कह पाते थे, अपनी बात रख पाते थे। तो मैंने बस ये चेंज किया है, चेंज जो देखा है मैंने, पहले तो एज अ सैलरीड पर्सन मेरी इनकम जो आनी चाहिए वो तो आ रही थी, लेकिन जो सेविंग्स हैं, हमारे भारत की जो इकोनॉमी रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी रही है शुरू से लेकर। और उस मिक्स्ड इकोनॉमी में मेन बात आती है कि सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। एटलीस्ट जो फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में हम जमा कराते थे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता था, उस इंटरेस्ट, हालांकि वो भी टैक्स में जाता था, लेकिन वो इंटरेस्ट काफी अच्छा सही होता था इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट रेट गिरनी शुरू हो गई, जो सेविंग की जो प्रक्रिया थी वो कम हो गई। फिर धीरे धीरे जब 2014 के बाद हमने देखने को मिला कि भाई ये म्यूचुअल फंड्स और आ गए, एसआईपी आ गया, ये तरीका आ गया। अब मेरे जैसे प्रोफेशनल के लिए, अगर मैं 25-26 साल का होता या 20-22 साल का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होता या कॉलेज पास आउट होता, तब मेरे लिए बेनिफिशियल होता कि मैं सेविंग करना शुरू करूं, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स रखना शुरू करूं। लेकिन एज अ प्रोफेशनल मेरे लिए ये ज्यादा नहीं था, क्योंकि ये मार्केट रिस्क के ऊपर होता है। और भी अब हर कोई जो प्रोफेशनल होता है, हर एक का दिमाग नहीं होता कि वो इस स्टॉक मार्केट और स्टॉक ट्रेडिंग कर पाए। मेरे स्टूडेंट्स करना शुरू कर दिया स्टॉक ट्रेडिंग का, वो मुझे फिर ज्ञान देना शुरू कर दिया कि सर आप ऐसे करो, ये स्टॉक देखो, वो स्टॉक देखो, ये दिन भर बैठना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैं कहा भाई बच्चे, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हें अपना करना है, करो। फिर मैं बच्चों में एक जो ये जेनजी है, जो इस समय आप देख रहे हैं जेनजी, जो जनरेशन जी है, मतलब हम तो चलो 2000 वर्ष 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, 2004 2005 2006 में अगर जो पैदा हुए हैं, वो जेनजी कहलाते हैं। हम तो जनरेशन वाई है, हमने 80s और 90s के तब से कदम रखा है, तब से धरती पे आए हैं, तब से अब तक हम देखते आ रहे हैं। पर इन बच्चों ने तो पैदा ही हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया को देखते आ रहे हैं, उसी को समझते आ रहे हैं। इनको चाहिए पट मंगनी, मतलब पट प्यार, उनको तो मतलब बहुत फास्ट चाहिए इनको। इनको सब चीज फटाफट चाहिए, इनको चाहिए कि भाई 100 रुपए डालो 500 रुपए आ जाए।
तो ये जो एटीट्यूड बच्चों में आया है, इस चक्कर में वो ना फिर मेहनत करनी छोड़ दिया, पेशेंस खत्म हो गई बच्चों में, इम्पेशंस बढ़ गई है और इम्पल्सिव और हो गए। प्लस ये और ट्रेंड आ गया बच्चों में कि पढ़ने की क्या ज़रूरत है, फिर सो कॉल्ड बच्चे अब जैसे कोई भी अगर जैसे मतलब मान लो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो या कोई भी देश से रिलेटेड कोई बात हो रही हो तो हम जय हिंद हम करते हैं, लेकिन उसके वो बच्चे जय श्री राम चिल्लाना शुरू हो जाते थे। चलो ठीक है, एक हद तक ठीक है, वो भी अच्छी बात है, पर इतना नहीं होना चाहिए कि वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर दे। तो वो चीज़ बच्चों को समझानी पड़ेगी। मैंने कहा भाई अगर तुम नारा लगा रहे हो लगाओ नारा, जिस जो तुम्हारा आराध्य, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ भी ये परफेक्शन हो सकता है, तो उसको एटलीस्ट उनकी क्वालिटीज को अपनाओ। और एज अ स्टूडेंट तुम्हें लगना है, अपने काम में लगना है, क्योंकि तुमने देखा है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने मेहनत से तुम्हारे लिए एक एक पैसा जोड़ रहे हैं। और मुझे दुख होता है इस बात को कह के कि हमारे देश में एजुकेशन लोन मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जबकि आप प्री अप्रूव्ड लोन आप पॉलिसी बाजार और इन सब पे जाके देखेंगे, सारे प्री अप्रूव्ड लोन्स आपको कार मिल जाएंगे, होम लोन मिल जाएगा, आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। पर एजुकेशन लोन की अभी भी अवधि बहुत धीमी रहती है, उसका जो गति है बहुत धीमी रहती है। बच्चे आज भी, मैं अभी इस समय शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं बच्चों को देखता हूँ, या बच्चों के सेमेस्टर शुरुआत होने से पहले तक उनके अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए थे एजुकेशन लोन के उससे, या जो उनके बिहार गवर्नमेंट जो उनको फंड करती है, केवल तो बिहार से काफी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो उनको लेट हो जाता है उनको आने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए भी बहुत हानिकारक है, और हम टीचर्स के लिए तो है ही हानिकारक, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एलिवेटेड प्राइसेस दिख रही है। मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ, सीएनजी है, पेट्रोल है, बहुत ज्यादा प्राइसिंग हो गई है। इतनी शायद कहीं प्राइसिंग मैंने कभी नहीं देखी इस तरीके से, मतलब पैसा बच ही नहीं रहा है जेब में। तो जेब में बचेगा नहीं तो खर्च करने की एबिलिटी खत्म हो गई है। लेकिन तो सर जो शायद पॉलिसी मेकर हैं वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस तरह के नियम बनाए हैं कि आसानी से आप लोगों के पैसे बच जाएंगे। कहाँ जरूरी है कि सेविंग हो सके? ऐसी कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, जो पिछले 10 साल से सरकार चला रहे हैं? पहली बात, जो वो पॉलिसी बना रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में मुझे फर्क दिख रहा है। जो वो जनता से कहते हैं, पर असल में जब उनकी खुद की मीटिंग्स होती है उसमें वो अलग टोटली विपरीत होता है। या तो समझते कि पब्लिक बहुत ही भोली भाली है, भारतीय जनता बहुत ही इमोशनल जनता रही है शुरू से। हम भारतीय अलग किस्म की पीढ़ी रही है, हमारी जो बनावटी है ना, स्ट्रक्चर जो हमारा बना है, सोचने का तरीका, हम इमोशनल बहुत रहे हैं। तो शायद हमारे इमोशंस का ही फायदा उठाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और जो लोग पढ़ लिख गए हैं, जो लोग समझदार हो गए, वो इस बात को अच्छे समझते हैं, लेकिन काफी हद तक जो जनता है वो भी पढ़ी लिखी नहीं है। और मुझे याद आता है 12th फेल जो मूवी है, उसमें वो जो मेन लीड एक्टर है, उसने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बोली है कि नेता नहीं चाहते कि इंसान आम आदमी पढ़ लिख जाए। अगर पढ़ लिख जाएगा तो उन्हीं नीतियों और उन्हीं पॉलिसीज के ऊपर सवाल करेगा कि आपने तो ये कहा था, आपकी पॉलिसी तो ये स्टेटमेंट दे रही थी, पर ऐसा इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जो चूंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे आज भी बहुत जनता, 80 करोड़ की जनता के, मे बी आई एम रॉन्ग इन द स्टैटिस्टिक्स, बट काफी जनता आज भी हमारी पढ़ी लिखी नहीं है। इसका फायदा वो नेतागण उठाते हैं, और ये ज्यादा हो गया, अभी ज्यादा प्रखर रूप में हमें देखने को मिल रहा है। पहले हम शायद हम बातें करते थे कैसा होता है, ऐसा होता है, पर ये तो हो रहा है, प्रत्यक्ष है, एकदम सामने हमारे। ये चीज मुझे बहुत लगती है इस बारे में। कुछ ऐसी चीजें जो इनकम बढ़ा सकती थी, जो युवाओं को रोजगार दे सकती थी, इंडस्ट्रियों को और ज्यादा स्टेबिलिटी दे सकती थी, जो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के जा रही हैं या इधर से उधर मूव कर रही हैं। और कुछ ऐसी कंपनी है, खासकर ऑटोमोबाइल की, जो बिजनेस ही नहीं करना चाहती, टैक्सेस लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, वो सारे रीजन है हमारे सामने आते हैं। तो इन सब की स्टेबिलिटी के लिए क्या चीज जरूरी नहीं हुई, और किस चीज को एक आधार बनाकर हर इंसान को पॉलिटिकल अटैचमेंट दे दिया गया है? जरूरी ये था कि मार्केट में पैसा जरूरी होना चाहिए था, पैसा नहीं है मार्केट में इस समय। अगर आप देखें 2018-19 की बात है, तब सेंसेक्स की बात बहुत ज्यादा हो रही थी। सेंसेक्स का ये प्रोजेक्शन था कि 2024 तक सेंसेक्स 1 लाख पार पहुंच जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट में पैसा है ही नहीं। और मार्केट में चूंकि पैसा नहीं है, जो कंपनीज हैं वो पैसा नहीं बना पा रही हैं, और पैसा नहीं बना पा रही, इसलिए वो अपने सैलरीज नहीं दे पा रही है, सैलरीज नहीं दे पा रही है तो हायर नहीं कर पा रही है, हायर नहीं कर पा रही तो जॉब्स कट्स हो रहे हैं। अभी भी आप देखिए ले ऑफ ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, इसमें मैं
विश्व में जो इस समय घटनाक्रम हो रहे हैं, जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, वो भी कारण है, पर इतना भी बड़ा कारण नहीं है कि जितना हमारे भारत पे यहाँ असर पड़ रहा है। हमारे भारत पे इतना असर नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर मिक्स्ड इकोनॉमी अब इतनी नहीं रही, अब कैपिटलिस्टिक ज्यादा हो गई है। कैपिटलिज्म में हमेशा ये चीज रहती है कि आप प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए पैसा ही नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से लेकर आओगे? प्रॉफिट नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। और अब ये बात और होने लगी थी कि स्किल्स नहीं है लोगों में। स्किल्स भी है। अगर मैं अपनी बात करूं, अपने प्रोफेशन की बात करूं, मेरे जैसे प्रोफेशन में ही कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर ही, आप मानेंगे नहीं, 16,000 रुपए एक महीना, और 24 घंटे शायद लेने हैं एक महीने में। एक महीने से 24 सेशन लेने एक एक घंटे के, और 16,000 रुपए ही मिलेंगे। और मैं उस मेरे से जब ये आया कि आप करके देख लो, सही रहेगा, आप ट्यूशन लेके देख लीजिए। मैं कहा नहीं, मैं तो इतने कम पे एग्री नहीं करूंगा। आप बिलीव नहीं करेंगे विक्रम जी, बहुत सारे लोग हैं जो इतनी हालत खराब है, इस लोअर इनकम में भी काम कर लेते हैं। इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, बट कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें आप रिवर्स बिडिंग चलती है। कहा जाता है कि आप कितने कम में आने को रेडी हैं? 15,000, 10,000 प्रति महीना, 20,000, 25,000, फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के इंजीनियरिंग के कोर्सेज को, सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए लोग आने को रेडी हैं, क्योंकि पैसा नहीं है घरों में। पैसा नहीं है अगर तो इतने पैसा कम में भी नहीं आने है, को रेडी है। एक चीज होती है मनी सर्कुलेशन। पहले जो सारी चीजें हुई थी, तो कहा जाता कि नोटबंदी के बाद उस सर्कुलेशन में कहीं बीच में स्टॉप हुआ है, बहुत सारे लोग हाँ कहते जी। हैं। जीएसटी ने भी बाद में उसमें कई सारी चीजें ऐड की। तो क्या यस, ये सच है कि नोटबंदी जीएसटी के कारण जो मनी सर्कुलेशन है उसमें दरार पड़ गई है कहीं? बहुत दरार पड़ी है, मेजर सेटबैक्स लगे हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे छोटे व्यापारी है ना, उनको बहुत नुकसान हुआ है। बड़े व्यापारियों का तो चलो पैसा बन जाएगा, उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाती है, इसलिए उनका पैसा रिवाइव हो जाता है एक हद तक। अभी भी देखिए भारती एयरटेल, ये वो एयरटेल कंपनी जिसके हम मोबाइल टावर्स का, मोबाइल का कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो इस समय उसके ऊपर कर्जा 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उसको। 77,000 करोड़ का नुकसान हुआ है उसको। तो वो इतनी बड़ी कंपनी अगर इतने बड़े घाटे में चल रही है, तो आप छोटे व्यापारियों का हाल देखिए लेकिन कितना इन्हीं भयंकर होगा। कंपनियों ने, सबने इलेक्टोरल बॉन्ड में भर भर के पैसा दिया है पॉलिटिकल पार्टियों को। वही तो नुकसान होने के बावजूद दिया है। मतलब आप सोचिए कि कहता कि मतलब कितना निचोड़ोगे आप उसमें से, मतलब एक बूंद से भी बूंद निकालने की बात हो रही है। और वही है, सरकार ने पैसा सारा ले लिया और पैसा सारा अपने पास रख लिया, मार्केट में दिया ही नहीं। मार्केट में पैसा दे रखते, नोटबंदी की जरूरत नहीं थी। मैं इतना कहूंगा, नोटबंदी की जरूरत नहीं थी। हाँ, आप हायर डिनोमिनेशन को बंद कर देते, चलो आपने 1,000 रुपए को बंद कर दिया, तो लेकिन 2,000 रुपए के नोट निकालने का कोई तुक नहीं बनता। आप 500 रुपए का रखते, चलो ठीक थे, वो रख लिया आपने। आपने कहा कि चलो सरकार ने कहा कि भी हाँ जी, हम इससे करप्शन खत्म होगा। करप्शन तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि 2,000 नोटों से गड्डियां और भर गए। अब जाके पिछले साल ही फिर आरबीआई को करना पड़ा कि भी हाँ भी 2,000 के नोट वापस होंगे। अब अक्टूबर की लास्ट डेट दे रखी थी उन्होंने, ये करना पड़ गया उनको। अगर ये पहले कर देते और ये सब नहीं होता, तो शायद स्थिति 2016 8 नवंबर, मुझे आज भी याद है, जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था शाम के समय, तो गिनती के मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक 500 का और एक 1,000 का नोट बचा हुआ था गिनती का। अब मैं सोच रहा हूँ उन लोगों का, सोच रहा हूँ जिन व्यापारियों के पास इतने ही इसी के नोट ज्यादा रहे होंगे, उनको क्या करना पड़ा होगा। वो लाइनें जो लगी हैं भयंकर तरीके से। और प्लस उसके बाद ये जीएसटी का जो फंड आया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बस मुझे तो समझ नहीं आया कि काहे का इतना भयंकर टैक्स आपने ले लिया व्यापारियों से। टैक्सेशन आपको बराबर करना था, चलो ठीक है, आपको वैट को कंट्रोल करने के लिए करना था कि हर स्टेट, हर राज्य अपने हिसाब से वैट ले रहा था। तो आपको चलो उसको लीगल, अगर यूनिफॉर्मिटी रखनी, यूनिफॉर्मिटी अब रख ही नहीं सकते, क्योंकि हर राज्य की डेमोग्राफी अलग है, हर राज्य की इनकम सोर्स अलग है, तो हर राज्य का क्षेत्रफल अलग है। तो उसके हिसाब से, इसके हिसाब से तो आपको उसका वैट और उसका जीएसटी आप एक जैसा कर ही नहीं सकते। इतना मुझे समझ में जरूर आया कि अपने इस प्रोफेशन में, कि हाँ भाई, कि जब मैं देखता हूँ कि एक सैलरीड एम्प्लॉय के तौर पे जब मैं देखता हूँ, तो यहाँ चीजें मुझे बहुत खराब लगती है। बच्चों को नहीं पता लगता, क्योंकि बच्चों को असलियत का पता ही नहीं है, क्योंकि वो भी कमाना शुरू नहीं किया है। कमाना शुरू करेंगे बच्चों को, तब असलियत होती है। मेरे कई बच्चों से बात होती है। लेकिन इन्हीं बच्चों को पॉलिटिकल लीडर के अच्छे खासे नाम याद है, वो जो नारे गली मोहल्ले में लग रहे हैं वो याद है। एक पूरी तरह से एक एक तरफा
माहौल जो बनाया जाता है उसमें वो बच्चे लिप्त हैं, एजुकेशन में बिल्कुल। पॉलिटिक्स घुस गई है। तो बच्चों को उन हुँ, चीज़ों से जब अवेयर किया जा रहा है, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं देश की, वो उनसे क्यों अवेयर नहीं किया जा रहा? क्योंकि भरमार प्रोपेगेंडा है, सिंपल। पहले आपने न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आपने राइट। एक मैं वही ही कहना चाह रहा था कि आप मीडिया पर आएँ, जो चीज़ माध्यम है, जिनके ज़रिए चीज़ें फैलती हैं, वहाँ से क्या मिल रहा है? आज इकरम जी हम और आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बात मीडिया को करनी चाहिए थी। 2014 में भी मौका था, 2019 में भी मौका था। मीडिया ने तब तो चलो अच्छी सी बात की थी, 2014 में खूब बात हुई थी, खूब डिबेट्स हुई थी। पर 2019 में क्या हुआ? उसके दौरान बीच में क्या हुआ? मीडिया ने बात करनी ही बंद कर दी। याद है मोरबी जो ब्रिज जो कोलैप्स हुआ था, बहुत दुखद घटना थी वो। जी, जी। बहुत लोग ने अपने जान गंवाई, लेकिन उस पे क्वेश्चन करने उस किस कंपनी को दिया गया था उसका कॉन्ट्रैक्ट, जो जूता बनाती है, घड़ी राइट। बनाती घड़ी बनाती घड़ी जी, जी। बनाती है, उसको दिया गया। वो घड़ी बनाने वाली कंपनी वो बना रही है जी, उसको ब्रिज बनाने का दिया गया। लेकिन अब उसके ऊपर क्वेश्चन करने के बजाय आपने लोगों पर क्वेश्चन उठा दिया कि लोग बहुत सारे आए हुए थे, वो जोर जोर से हिला रहे थे, तो हिल गया तो गिर गया, लोगों की गलती है। ये तो साफ टीवी चैनल में आया हुआ है। एक जी। मेजर प्रमुख एंकर टीवी चैनल पे अपने प्राइम टाइम शो में ये साफ कह रहे हैं कि लोगों की गलती की वजह से हुआ है। मतलब लोग बेवकूफ है कि लोग ना जाएं जी, ये सिर्फ दूर से दिखना चाहिए। बड़े जी। आसानी से, बड़े हास्यास्पद, मैं तो कहूंगा ये आपने मौत का मजाक बनाया आप, और इतना आपने एक तरफा कर दिया। और बच्चों को क्या कौन सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत है? कौन बताएगा जब हर जगह से बच्चा तो आप इन सोशल बेसिक मीडिया चीज़ों पे। को लेके अपने चैनल पर जागरूक करते हैं लोगों को? मैं अपने चैनल पे बस एक बात कहता हूं कि शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी में भी फर्क नहीं देखती, ना वो जात में फर्क देखती है, ना रिलीजन में फर्क देखती है। अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। मैं कंप्यूटर एजुकेशन पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं मैं वो पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मेरा बच्चा किस हिस्से से आ रहा है, किस उससे आ रहा है। वो उतना ही हकदार है जितना कि बड़े पैसे वाले बच्चे का होगा, प्रिविलेज क्लास का होगा, उसको भी उतना अधिकार है। जो प्रिविलेज क्लास का नहीं है, उसको भी इतना ही अधिकार है उस एजुकेशन पाने का। मैं बस इतनी बात अपनी रखते उसमें रखता हूँ। मैं इधर उधर पॉलिटिक्स की बात करता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ आए हो मेरे चैनल पे मेरा सब्जेक्ट पढ़ने, आपको सब्जेक्ट में पढ़ने की दिक्कत है, आपको नंबर लाने हैं, आपको अच्छे कैरियर बनाना है, आपका फोकस सिर्फ वही होना चाहिए। बच्चा अगर प्रॉपरली अपने जो काम उसके सामने प्रस्तुत है, उसे कहते हैं वर्तमान में उसको जीना चाहिए। जो सामने उसके है वो कर्तव्य है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, वो चुपचाप करे, बाकी इन सब चीजों से अलूफ रहे। वो अब उसके ऊपर जब ध्यान देने वाली बात आएगी तब आएगी बात, तब की तब अलग बात है। लेकिन अभी वो इस समय वो काम करे। हाँ, साथ साथ कई बार मैं जरूर ही कहता हूँ अपने बच्चों से कि जब लाइव क्लास में, जब यूट्यूब में लेता हूँ, या मैं जो ऑफलाइन क्लास अपने क्लासरूम में कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज तुम्हारे सामने रखी जा रही है, जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि सच हो, और जो सच है वो जरूरी नहीं कि वो दिखे। तो हमेशा टटोलो, हमेशा दोनों पक्षों को सुनो। जब एक पक्ष ही बोलता रहेगा, एक को ही आप मानते रहोगे, तो आप हमेशा गलत राह पे निकलोगे। दोनों पक्षों को बराबर रखो, खुद डिसाइड करो। हमारे अंदर खुद एक सही गलत पहचान करने की हमारे पास फैसिलिटी है। हमारे पास एक भगवान ने हमें एक फीड कर रखा है सिस्टम हमारे अंदर, हम सही गलत पहचान सकते हैं। तो दोनों पक्षों को रखोगे तभी बेहतर निर्णय ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आदित्य जी। आपने जी। आज जो जानकारी दी है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आपको ये तमाम जानकारियाँ अच्छी लगी और आगे भी जानना चाहते हैं, तो सर का जो चैनल है क्रिएटर C4 नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जाकर आप इन्हें सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को ये चैनल ज़रूर दिखाइए। जो बच्चे देख रहे हैं इस एपिसोड को, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आदित्य हरे कृष्णा जी से वहाँ पर आप जाकर और यूट्यूब की उनकी क्लासेस तो देखेंगे ही, साथ-साथ ही उनसे ऑनलाइन का भी आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो किसी और एपिसोड में इनसे ज़रूर बात होगी। नीचे इस एपिसोड के बारे में नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।